गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से सोशल साइंस की क्लास में हम इकट्ठे हो सके और हम चैप्टर पढ़ रहे थे सिविक्स का संघवाद। तो उसका आधा चैप्टर तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आधा चैप्टर हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हम टॉपिक पे आएंगे। हम आज पढ़ेंगे भारत में संघीय व्यवस्था कि इसमें हमने अभी तक श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी से हमने देख लिया कि कैसे उन लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा अपने देश में एक संघवाद को स्थापित करने में। तो अब सोचो, वो तो छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे देश हैं, लेकिन भारत तो बहुत बड़ा देश है जहाँ बहुत सी भाषा के लोग, बहुत से धर्मों के लोग, बहुत सी जातियों वाले लोग रहते हैं और इतने सारे राज्य हैं हमारे देश के अंदर। तो इसमें संघवाद लाना कितना कठिन है, कितना मुश्किल, लेकिन फिर भी बड़ी आसानी से हमारे देश में संघवाद को स्थापित किया गया है। संविधान से शुरुआत करते हैं कि एक बहुत ही दुखद और एक बहुत ही कहना चाहिए खून खराबे के बाद हमें आज़ादी मिली और आज़ादी के कुछ समय के बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े, पहले राजाओं का राज था ना हमारे देश में, जब अंग्रेज थे तब भी हमने 8वीं में पढ़ चुके, छोटी छोटी रियासतें थी जहाँ पर राजाओं का, नवाबों का राज था। वो स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया, तमाम राज्यों को मिलाकर एक संघ घोषित किया गया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। संघीय व्यवस्था की 7 विशेषताएं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी फिर से हम देख लेते हैं एक बार कि संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन, ये 2 वाले शासन के बारे में बताया संविधान ने, जिसमें पहला है संघ सरकार या जिसे हम केंद्र सरकार भी कह सकते हैं, और दूसरा है राज्य सरकारें। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। हमें मालूम है केंद्र सरकार जो होती है पूरे देश को देखती है, लेकिन जो राज्य सरकार होती है वो सिर्फ अपने राज्य के लिए ही जिम्मेदार है। 2 बातें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। केंद्र सरकार पूरे देश को देखती, लेकिन राज्य सरकार जो है वो सिर्फ अपने ही राज्य को देखती है। इसमें बाद में एक तीसरा भी पहलू जोड़ा गया, पंचायत और नगर पालिका के रूप में भी एक स्तर जोड़ा गया। पहले सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य स्तर थी, लेकिन अब कुछ समय बाद तीसरा स्तर भी जोड़ा गया, जो कि नगर पालिका या पंचायत के रूप में कह सकते हैं। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं, यानी केंद्र सरकार के अपने अधिकार क्षेत्र हैं, राज्य सरकार के अपने अधिकार क्षेत्र हैं, नगर पालिका या पंचायत के अपने अधिकार क्षेत्र, सबके अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, यानी 3 हिस्से हैं कि कौन सा काम या कौन सा क्षेत्र केंद्र के अंडर आएगा, कौन सा काम या कौन सा हिस्सा जो है या जो क्षेत्र है वो राज्य सरकार के अंडर में आएगा, और कौन सा ऐसा काम है जो ना राज्य सरकार के अंडर में है ना वो केंद्र सरकार के अंडर में, तो वो कहाँ जाएगा, ये अब हम पढ़ेंगे। पहला है संघ सूची, यानी जो केंद्र के अंडर में। संघ सूची में प्रतिरक्षा यानी डिफेंस वाले मामले जितने होते हैं, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में रखा गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को ही प्राप्त है। दूसरा आता है राज्य सूची। अभी हमने देखा केंद्र सरकार के अंडर में कौन कौन से काम आते हैं, अब हम देख रहे हैं राज्य सरकार। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय आते हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। यानी मान लो जैसे पंजाब सरकार है तो वो अपने पंजाब के लिए कानून बनाएगी, पूरे देश के लिए कानून नहीं बनाएगी, लेकिन जो केंद्र में सरकार है वो पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। अब एक आता है, पहला हमने देखा केंद्र सरकार के जो हिस्से हैं वो संघ सूची, फिर दूसरा हमने देखा जो राज्य सरकार के वो आता है राज्य सूची, तीसरा आता है समवर्ती सूची, यानी कुछ केंद्र के अंडर में कुछ राज्य के अंडर में। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय हैं, जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी है। अंडरस्टैंडिंग से दोनों में एक तरीके से साझा तरीके से ये लोग एक दूसरे के हिस्से में काम करते हैं। यहाँ अब एक सवाल ये उठता है कि कुछ ऐसे काम हैं जो ना केंद्र के अंडर में है ना राज्य के अंडर में आते हैं, ना समवर्ती सूची में आते हैं, जिन पर दोनों का कब्जा है। जैसे संविधान बना हमारा, कब बना था, 1949 में बन के तैयार हो गया था, 1950 में लागू हुआ था, लेकिन उस वक्त
जब ये संविधान बनाया गया था उस वक्त कंप्यूटर का कोई ज़माना नहीं था। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके हिस्से में जाएंगे? केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, समवर्ती सूची में जाएंगे। ऐसे हिस्से जो उस वक्त नहीं थे लेकिन वो आज मौजूद हैं, ऐसे तमाम किस्से, ऐसी तमाम चीज़ें, ऐसी तमाम बातें केंद्र सरकार के अंडर में जाएंगी, वो इन सूचियों को देखेंगे। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में कुछ राज्यों को खास अधिकार दिए गए हैं और कुछ राज्यों को खास अधिकार, यानी कुछ के अलग अधिकार है, कुछ के अलग अधिकार है। जैसे हम इसमें एक राज्य को लेंगे, जम्मू कश्मीर। भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर ऐसा जिसका अपना संविधान है, उस राज्य का अपना संविधान है। बाकी सब केंद्र वाला जो संविधान है उसको फॉलो करते, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य जिसका अपना संविधान है। तो ये कुछ कारणों से रखा गया था। भारतीय संघ की इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्राप्त नहीं बन सके। कुछ इलाके ऐसे जैसे चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप, एक छोटे छोटे राज्य हैं ये, जो अपने अंदर में नहीं पूरा काम कर सकते, तो इनको केंद्र शासित राज्य कहा जाता है, जिन पर केंद्र का इन्फ्लुएंस होता है। ये कुछ केंद्र शासित राज्य हैं, इसमें दिल्ली भी आता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को मिला हुआ है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। यानी अगर हम चाहें कि संविधान में कोई बंटवारा हो रहा है या संविधान में कोई संशोधन करना है, तो ये इतना आसान नहीं है कि हम इसको बदल सके। कब बदल सकते हैं? अकेले संसद भी इसको नहीं बदल सकती है, इसमें कोई बदलाव नहीं ला सकती संविधान में। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदन मालूम है ना, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना चाहिए। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूरी मिलनी चाहिए, तभी संविधान में किसी चीज में बदलाव किया जा सकता है। अब एक और बात आती है कि हमारे देश में न्यायपालिका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर शक्तियों के बंटवारे में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में होती है। मान लो कि कोई ऐसा विषय आ गया, ऐसा टॉपिक आ गया जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में ठन गई। राज्य सरकार कह रही नहीं ये सही है, केंद्र सरकार कह रही नहीं ये सही है, तो एक विवाद का मामला हो गया। तब इस विवाद को निपटाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार का ये मामला न्यायपालिका तक जाएगा और न्यायपालिका में जो भी फैसला होगा वो माननीय होगा, वो सबको मानना ही पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि संघीय व्यवस्था चलती कैसे है। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना ही नहीं है, यानी सिर्फ संविधान का होना नहीं है। अगर कारगर है, यहाँ पर भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को जाता है। यानी अगर हमारे देश में संघवाद सक्सेसफुल है तो वो सिर्फ संविधान की वजह से नहीं है, यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति को भी जाता है उसका श्रेय। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह किया जाता है। भारत के अभी हम देखेंगे भाषा नीति। हमने शुरू में देखा ना, भारत में बहुत सी भाषाओं के लोग रहते हैं, बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सी जातियों के लोग रहते हैं, तो ऐसे में संघवाद लाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी बड़े प्रॉपर तरीके से हमारे देश में संघवाद सक्सेसफुल है। सबसे पहले अब हम देखेंगे भाषा नीति। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, कई बार सुनने में आता है कि हिंदी को एक राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है। हिंदी राजभाषा, 33 राजभाषाएं हैं जिसमें हिंदी भी एक है। हमारे देश में क्योंकि बहुत सी भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया है, पर हिंदी सिर्फ 40%
लोग ही बोलते हैं हमारे देश में। पूरे देश में सिर्फ 40% लोग ही हैं जो हिंदी बोलते हैं या उनकी मातृभाषा है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। यानी हिंदी और उसके अलावा 21 भाषाएं और ऐसी हैं जिन्हें संविधान में दर्ज किया गया है, और हमारे देश का कोई भी व्यक्ति इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में अपना परीक्षा पत्र दे सकता है। हम यहाँ पर देखेंगे राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में होता है। पंजाब पंजाबी में करते हैं, गुजरात गुजराती में करते हैं, अपने दिल्ली में ज़्यादातर हिंदी या इंग्लिश में होता है, ऐसी महाराष्ट्र के लोग मराठी में करते हैं। तो हर राज्य अपनी ही मातृभाषा में अपना काम, जो ऑफिस का काम है, वो करता है। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। हमें याद है ना, श्रीलंका में भाषा के आधार पर खून खराबा हुआ था, लेकिन हमारे देश के लोगों ने बड़ी सावधानी, उस समय के नेताओं ने बड़ी सावधानी और एहतियात बरतते हुए हमारे देश को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल के लाया, और उन्होंने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। तो अगर ऐसा करते तो शायद हमारे देश में भी श्रीलंका जैसा माहौल हो सकता था। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। यानी बात जब अंग्रेज यहाँ से गए तो बात ये उठी कि 1965 में इस अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ऑफिस लेवल पे बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ राज्यों ने कहा कि नहीं, इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इसलिए इंग्लिश का प्रयोग होना चाहिए। भाई जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है, जिन लोगों को पंजाबी नहीं आती, गुजरात, तो वो इंग्लिश में अपनी कोई भी काम को कर सकते हैं। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति दे दी ताकि विवाद सुलझ सके। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की बात भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। यानी बात तो चली कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए, लेकिन ये भी बात आई कि केंद्र सरकार दूसरे राज्यों पर हिंदी को थोप नहीं सकती है। अगर वो चाहते कि अपनी ही मातृभाषा में काम करें तो वो कर सकते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। अब हम देखेंगे केंद्र और राज्य के संबंध। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। यानी कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अगर जैसे दिल्ली है, अगर दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार हमारी बीजेपी के, तो दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अगर एक ही सरकार होती, मान लो अगर दिल्ली में बीजेपी होती और केंद्र में भी, तो दोनों में समन्वय बनाना आसान होता है। लेकिन जब दोनों सरकार अलग अलग होती हैं तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग से ही देश चलता है।